हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। देखो, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है मार्केट में। इवन यूट्यूब पर भी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अवेलेबल ना हो। सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी सीरीज़ अपलोड की हुई हैं। बहुत सारे सस्ते सस्ते 500-600 रुपये में कोर्सेज बिक रहे हैं, दबा के बिक रहे हैं। और इससे इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? नहीं आएगी। मैं लिख कर दे सकता हूँ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इंग्लिश सीखना और सिखाना ये दोनों बहुत इजी पार्ट हैं। सिखाने वाला सिखाकर चला जाएगा, सीखने वाला सीख कर चला जाएगा, लेकिन जो आपने सीखा है वो आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि आपने कॉन्शियसली चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आपको जब तक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें नहीं जाएंगी आप उसको नहीं यूज़ कर पाओगे। और वो कैसे जाएंगी? प्रैक्टिस से। ऐसी क्लासेस आपको बहुत ही कम मिलेंगी, या फिर मुझे तो पता नहीं है मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जिसमें आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएं, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई जाए, फिर पढ़ाया जाए, फिर वो चीज़ें जो पाइलअप होती हैं उन सबको मिलाकर प्रैक्टिस कराई जाए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हर क्लास, हर टीचर, जो मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर मात खा रहा है। स्पोकन क्लासेस की तो एक ऐसी इमेज बनाई हुई है कि आप आओ और आप बोलो इंग्लिश, आप जो गलती करोगे मैं वो बता दूंगा, लेकिन क्या इससे कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं। आपको अपनी गलती सुधारनी आ जाएगी, लेकिन नई चीज़ क्या आई आपको? कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप दिन की एक चीज़ सीखो, लेकिन वो एक चीज़ आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर आपको ऐसे चीज़ें आने लगी तो आप महीने में 30 चीज़ें यूज़ कर रहे हो। सीख कर रखना नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्लास में मैं फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्ट्रक्चर्स, ईडियम सब कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। आप गूगल से भी ले सकते हो। आप लिखो, सर्च करो 100 यूज़फुल ईडियम्स, आपको मिल जाएंगे। आप लिखो डेली यूज़ फ्रेजल वर्ब्स, आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है, क्योंकि आपको इन्हें यूज़ करना ही नहीं आता और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ गई ही नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझसे पिछले 10-10 महीनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी इंग्लिश सुनोगे, उनसे बात करोगे, तो लगेगा कि हाँ, ये बंदा सीख रहा है इतने टाइम से। वो कोई बच्चों वाली इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक है? और ना ही उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एकदम बेसिक और बच्चों वाला है, वो बहुत ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो क्लासेस अवेलेबल हैं सुबह 10 से 11, शाम को 6 से 7। अगर आपको लगता है कि मेरे को बेसिक आता है, और बेसिक का मतलब सारे सेंटेंस की फॉर्मेशंस आती हैं, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, ये सब यूजेस करने आते हैं, उसी कंडीशन में आप स्पोकन क्लास पर ज्वाइन करो। और स्पोकन क्लास में मेरा मेन एजेंडा रहेगा सिर्फ बुलवाना नहीं, समझाना स्पोकन में। क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट डेली बोलकर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर बाकी के 23 घंटों में आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो वो 10-15 मिनट बोलकर कुछ नहीं होगा। यहाँ तो आप स्पोकन को सीखने आए हो। स्पोकन में क्या चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी होंगी, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। क्लास के बाद पूरा टाइम पड़ा है, आप बोलो जितना बोलना है। क्लास में 10-15 मिनट बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ घुमाने की तकनीकें हैं। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं सेंटेंस से पहले। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा खैर बात ये है, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन। अब ये जो वीडियो है ये लास्ट वाली वीडियो का ही पार्ट है, उसी की चीज़ें स्टोरी आगे चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट टू लास्ट देखो, फिर लास्ट देखो, फिर ये देखो। ठीक है, तो बात ये है, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन। बात ये है, तो इंग्लिश में कई बार आप देखोगे लोग बोलते हैं हियर इज द थिंग, हियर इज द थिंग। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, बात ये है। देखो, बात ऐसी है, हम हिंदी में कितनी बात बोलते हैं ना ये चीज़, ये देखो बात ऐसी है। तो इसी को इंग्लिश में जो फॉरेनर्स होते हैं, नेटिव्स होते हैं, वो बोलते हैं हियर इज द थिंग, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पर एक्शन है चाहता था, वांटेड। तो यहाँ पर वांट के अंदर डिड छुपा हुआ है और वो बना है वांटेड। आई वांटेड टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था बट, लेकिन। अब लड़की ने रोक दिया, अरे यार मत बनाओ, मैं बोल रही हूँ, बहाने मत बनाओ। तो उसने कहा डूड, यार, वो वाले सेंस में डोंट। तो डोंट उसी सेंस को लेकर चलेगा जो चीज़ ये करने के लिए मना कर रही है। मतलब ये बहाने बनाने को मना करेगी तो वही सेंस आएगा, डोंट, मत बनाओ, मैं बोल रही हूँ, बहाने मत बनाओ। अब यहाँ पर आस्क लिखा हुआ है। जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो तो वहाँ पर हम आस्क का यूज़ करते हैं। पूछने के लिए भी आस्क का यूज़ होता है। और जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो, ऐसा करो या ऐसा मत करो, वहाँ पर भी हम आस्क का यूज़ करते हैं। आई एम आस्किंग यू, मैं तुम्हें बोल रही हूँ।
आई एम आस्किंग यू, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। तो एक्सक्यूजेस के साथ मेक आएगा, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जैसे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के साथ भी हमेशा मीट का यूज़ होता है, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट, वो एक बात अलग है, ठीक, जहाँ पर वो एक कंडीशन के तौर पर आ रहा है। लेकिन अगर एक्शन के तौर पर लोगे तो वहाँ मीट का यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पर एक्सक्यूजेस के साथ मेक का यूज़ करना ज़रूरी है। सो यू डोंट मेक एक्सक्यूजेस, अरे बहाने मत बनाओ यार तुम। तो पहला जो सेंटेंस है, आई एम आस्किंग यू, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एंड डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ये सेंटेंस हुआ हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तुम पहले इंसान नहीं हो, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें अभी कोई एक्शन तो नहीं आ रहा। तो तुम पहले इंसान नहीं हो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन या फिर फर्स्ट पर्सन। जो वन होता है वो वाले के सेंस में ज़्यादा जाता है, ठीक है। तुम पहले वाले नहीं हो या फिर तुम पहले नहीं हो। सो यू आर नॉट द फर्स्ट वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। माफ़ करना, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। माफ़ करना, आई एम सॉरी, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग ना इतनी इंग्लिश को प्रिसाइजली लेकर जाते हैं कि बिना मतलब की ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। जबकि ये जो वीडियो है, ये तो मैंने जो इंग्लिश स्पोकन है, लोग जो नेटिव्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्हीं की उठाई है। वहाँ पर भी उसने बोला आई एम सॉरी। और यहाँ इंडिया में बिना मतलब के तुक बढ़ा रहे हैं लोग कि सॉरी का मतलब होता है दुखी वाले सेंस में, माफ़ी मांगनी है तो अपोलोजाइज लगाओ, सॉरी मत लगाओ। बकवास है ये सब, छोड़ दो इन चीज़ों को। इतना प्रिसाइजली नहीं जाना है, मैं हर क्लास में ये चीज़ समझाता हूँ। बिल्कुल ही कोई ग्रामेटिकल एरर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फ्रेजल वर्ब में टू आता है तो उसके साथ आईएनजी लगाने हैं। एक मिनट, ये देखो मेरा फ़ोन हो रहा है ख़राब, ये इतना ख़राब हो रहा है मेरा फ़ोन, और फिर भी मुझे क्लास में इससे लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये बनाने में, सारी चीज़ें बनाने में तो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इतना प्रिसाइजली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ जैसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इंग्लिश के जिसमें टू लगा हुआ होता है, उसके साथ एक्शन में आईएनजी लगनी है। तो ये एक ग्रामर रूल हो गया, ये समझो, ये चीज़ें समझो। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि माफ़ी मांगनी है तो अपोलोजाइज़ का यूज़ करो, और अगर दुखी हो तो सॉरी का यूज़ करो। नहीं, अगर आप माफ़ी भी मांगते हो तो आई एम सॉरी दौड़ेगा, वहाँ पर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो इसने कहा आई एम सॉरी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। मेरा इरादा, यहाँ पर हम इंटेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि बना इंटेंशन से ही है। इंटेंशन भी इरादा ही होता है कि व्हाट वर योर इंटेंशंस, तुम्हारा इरादा क्या था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बट आई डिडंट इंटेंड, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, ठीक है। आई हैड नो इंटेंशंस या फिर आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसको नॉर्मल बोल सकते हो, बट आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। काश मैंने तुम्हारा नंबर खोया ना होता, काश, आई विश, ठीक है। काश के लिए हम बोलेंगे आई विश, मैंने तुम्हारा नंबर खोया ना होता। ये चला गया काइंड ऑफ टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का, जैसे पहला क्लॉज होता है कि ये किया होता, ये कर दिया होता, जो चीज़ की नहीं है। अगर सेकंड क्लॉज का सेंस आ रहा हो, ठीक है, अगर ये बोले कि अगर मैंने तुम्हारा नंबर ना खोया होता तो मैंने तुम्हें कॉल कर दी होती, तो फिर दूसरा क्लॉज आपका वुड में जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, काश मैंने तुम्हारा नंबर ना खोया होता, तो काइंड ऑफ ये पहला क्लॉज ही है टाइप 3 कंडीशनल का, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो आई विश आई हैड नॉट लॉस्ट योर नंबर, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई लूज की, लॉस्ट। सो आई हैडंट लॉस्ट योर नंबर, तो काश, आई विश आई हैडंट लॉस्ट योर नंबर। काश मैंने इंग्लिश सिखाना पहले चालू कर दिया होता, आई विश आई हैड स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश अर्लियर, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और इतनी अच्छी हो रही हैं कि मेरे पास अभी टाइम की भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। आई डिडंट रियली नो कि मुझे ऐसा कुछ होगा या फिर आई विल face some kind of time crunches problems, but still I'm trying to manage each and everything, and I hope that I'll continue doing the same things, and in the future lots of things are coming. चलिए, तो सेंटेंस हुआ I hadn't lost your number, नहीं तुमने वो खोया नहीं था। अब लड़की बोल रही है ओह नहीं तुमने वो खोया नहीं था, नो यू डिडंट लूज इट। अब यहाँ पर डिड बाहर आ गया तो वो लूज बन गया, फर्स्ट फॉर्म बन गई। नो नहीं तुमने वो खोया नहीं था, यू डिडंट लूज इट, तुमने उसे कीचड़ में गिरा दिया था। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया था पडल, ठीक है, इंग्लिश में इस लड़की ने ऐसे बोला था, यू ड्रॉप्ड इट इन द पडल,
कि तुमने उसको पडल में गिरा दिया। अब पडल क्या होता है, देखिए बेसिकली पडल का मतलब होता है एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ हो। अगर आप ये स्टोरी को शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगी कि इस लड़के ने पानी गिरा दिया था, वहाँ बैठ गया था, और जब पानी गिरा तो वो ज़मीन पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था एक जगह, तो इसने वो जो कागज़ था उसमें गिरा दिया जिस पर लड़की ने नंबर लिख कर दिया था। ठीक है, तो ये उसी गड्ढे को, उस पानी से भरे हुए गड्ढे को या कीचड़ को हम पडल बोलते हैं। ठीक है, कि तुमने उसे कीचड़ में गिरा दिया था, मतलब गिरने ना ड्रॉप कर दिया था, यू ड्रॉप्ड इट इन द पडल, कि तुमने उसको उस कीचड़ में, उस पडल में गिरा दिया था। जानबूझ के अगर सेंस आ जाए तो विलिंगली, इंटेंशनली, डेलिब्रेटेडली, आप कुछ भी लगा सकते हो। अब ये कह रही है चिंता मत करो इसकी, डोंट वरी अबाउट इट। अब यू डोंट वरी, अच्छा अगर सेंटेंस ये है कि तुम चिंता मत करो, तो ऐसे मत बनाना कि यू डोंट वरी, सेंटेंस बनेगा डोंट यू वरी। ठीक, ग्रामर इस चीज़ की कई बार बता भी चुका हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो हमेशा डोंट से शुरू होता है। इम्पेरेटिव इन अ सेंस जहाँ पर आप किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो, कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो सीधा एक्शन से शुरू होगा, कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो तो सीधा डोंट से शुरू होगा। सो डोंट वरी या फिर डोंट यू वरी अबाउट इट, कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, वो मेरा नंबर था भी नहीं, वो मेरा नंबर था भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें सिखाऊंगा आप लोगों को। एक तो इट क्यों आया और इट के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस क्या है। ये एपोस्ट्रोफी एस इज नहीं है, वॉज है। एपोस्ट्रोफी एस करके इज भी आएगा, वॉज भी आएगा, हैज भी आएगा, वो आपको सेंटेंस के सेंस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कायदे में वॉज पहले अलग से ही लिखा जाता था, हैज और इज को ही एपोस्ट्रोफी एस बनाते थे, लेकिन अभी एपोस्ट्रोफी एस करके वॉज को भी रिप्रेजेंट करने लगे हैं, क्योंकि ये चीज़ सेंटेंस के सेंस में समझ में आ जाती है कि जब बात पास्ट की चल रही है तो ऑब्वियसली वो वॉज ही होगा। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इस सेंटेंस को एज इट इज़ लिया है। और इट क्यों आया, क्योंकि इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को। नंबर की बात पहले ही हो चुकी है, और ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है कि इट हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन होता है इट, तो वो किसी को रिप्रेजेंट करता है ऐसे सेंटेंसेस में। वैसे इट के अलग यूजेस भी हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जब किसी चीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, किसी चीज़ के बारे में बताते हो, तो वहाँ पर दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स के तौर पर काम आती हैं, और इट सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन के तौर पर काम आता है। इतनी ग्रामर में मुझे घुसने का वैसे भी शौक नहीं है, तो दिस और दैट की मदद से आप किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, और इट की हेल्प से आप उस दिस और दैट वाली चीज़ को बार बार बताते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी नंबर की बात चल रही है, तो इट वॉज नॉट इवन माई नंबर। और इवन का यूज़ क्यों हुआ, भी और नेगेटिव। ठीक है, जब भी और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाए, नहीं और भी, तो इवन या ईदर का यूज़ किया करो। तो यहाँ पर इवन, इट वॉज नॉट इवन माई नंबर, वो मेरा नंबर था भी नहीं। ठीक है, और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इवन को सेंटेंस के शुरू में ही लगाना होता है। छोड़ दो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। इवन आप सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो। ठीक है, यू कैन इवन यूज इन मिडल ऑफ द सेंटेंस, यू कैन इवन यूज इट, तो मैंने इवन बीच में लगा दिया। ठीक, बहुत सारे ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं जिनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ की वजह से भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपडेट नहीं किया खुद को, वो उस चीज़ को पढ़ाने में रह गए। लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को अपग्रेड भी करना होगा। अपग्रेड करने के लिए बुक्स पढ़ो, मूवीज़ देखो, सबटाइटल्स पे ध्यान लगाओ। जब मूवीज़ देख रहे होते हो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आँख कान दिमाग खोल के रखो, आपके चारों तरफ बहुत सारे लेसन्स हैं। ठीक है, वो एक पिज़्ज़ा पैलेस का नंबर था, मैं सबको वही देती हूँ। अब लड़की ने कहा कि वो एक पिज़्ज़ा पैलेस का नंबर था। फिर से इट आया, क्योंकि इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर की ही बात चल रही है ना। तो अब जब भी इट आएगा ये नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, अनटिल और अनलेस हम किसी नई चीज़ के बारे में दिस और दैट करके ना बोलें। किसी नई चीज़ के बारे में जब हम दिस और दैट करके बोलेंगे, फिर इट उसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड चीज़ को। ठीक है, फिर नंबर को छोड़ देगा। फिलहाल किसी चीज़ में दिस और दैट और नहीं आया है, तो वो इट नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट वॉज, यहाँ पर ये फिर से एपोस्ट्रोफी एस क्या है, वॉज है। इट वॉज अ पिज़्ज़ा पैलेस नंबर, वो एक पिज़्ज़ा पैलेस का नंबर था। आई गेव इट टू एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया कि मैं सबको वही देती हूँ। आई गेव इट टू एवरीवन। वाह, तुम पिज़्ज़ा पैलेस का नंबर क्यों देती हो? अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सो वाओ, व्हाई डू यू गिव अ पिज़्ज़ा पैलेस नंबर? ठीक है,
द नहीं लगाया है। अब यहाँ पर वाई डोंट यू गिव दैट पिज्ज़ा पैलेस नंबर, द भी आ सकता था, आ भी आया है। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर किसी पिज्ज़ा पैलेस को स्पेसिफिक कर दिया होता कि उस पिज्ज़ा पैलेस का, तो फिर द आता, क्योंकि अब किसी स्पेसिफिक पिज्ज़ा पैलेस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अभी तक पिज्ज़ा पैलेस स्पेसिफिक नहीं हुआ, कौन सा है वो, तो वो अ में चलेगा। ये आर्टिकल डिटरमाइनर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उसका लेसन है, ठीक है। सो व्हाई डू यू गिव अ पिज्ज़ा पैलेस नंबर, कि तुम पिज्ज़ा पैलेस का नंबर देती क्यों हो भाई? क्योंकि मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है। अगर किसी एक्शन को करते करते दूसरे एक्शन की बात आ जाए तो वाइल का यूज़ कर दिया करो, ठीक है। और अगर एक ही एक्शन करते करते आ रहा हो तो वहाँ पर ऑफ प्लस आईएनजी आ जाता है। सो बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, टायर्ड के साथ ऑफ लगाएंगे और वेट में आईएनजी करते करते, भाई आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, इट इज़ द सेम थिंग एवरी टाइम। आप इसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करना चाहो वो भी कर सकते हो कि सेम थिंग्स हैपन एवरी टाइम, या फिर एवरी टाइम सेम थिंग्स हैपन, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन इस लड़की ने क्या बोला था? इट्स द सेम थिंग एवरी टाइम। इसका मतलब भी क्या है कि हर बार ऐसा ही होता है, इट्स द सेम थिंग, ठीक। इस तरह से सेंटेंस बोला। ये क्या है? ओहो, ये बच्चे का होमवर्क है, आओ देर होमवर्क चेक करें साथ में। एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव, चलिए। सकता है, सकती है, कैन वाले बनाए हैं। वो क्यों नहीं खाना खा सकता है? वाई कैन ही नॉट ईट द फूड, तुम क्यों नहीं सो सकते हो? वाई कैन यू नॉट स्लीप, तुम खाना नहीं खा सकते हो। यू कैन नॉट ईट द फूड, द लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, यू कैन नॉट ईट फूड। वो स्कूल नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं लिख सकता है, ही कैन नॉट राइट। करेक्ट। तो ये बच्चे ने होमवर्क भेजा है मुझे, पेज आ गया तो हमने चेक कर लिया। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, मतलब इसकी एक ही क्लास अभी बच्चे की हुई है जिसमें मैंने फॉर्मेशन सिखाई है, तो इसने फॉर्मेशन को दिखाने के लिए होमवर्क भेजा है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, यू कुड कनेक्ट टू मी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।